हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग सीटेट सिक्सर सीरीज के 13वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे, 13वें एपिसोड की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, अर्थात अधिगम का मूल्यांकन पर आधारित। तो चलिए, इस सीरीज को शुरू करने से पहले आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक सवाल रख रहा हूँ। सवाल है कि सीटेट की परीक्षा की शुरुआत कब से हुई और क्यों हुई। तो सोच करके रखिएगा, इसका आंसर मैं अंत में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है कि सीखने के लिए आकलन निम्न का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। जल्दी से सोच करके बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक सोच लिया होगा। तो चलिए इसके डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्न का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो देखिए, सीखने के लिए आकलन कह रहा, आकलन, तो आकलन किसका ध्यान होता है? तो आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ही ध्यान है ये, कि विद्यार्थियों की क्या आवश्यकताएं हैं, उनको क्या ज़रूरत, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस विधि की ज़रूरत है उन्हें, और किस क्षेत्र में वे कमज़ोर हैं, उनके पास कितनी कैपेसिटी है इत्यादि। तो आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान है। चलिए, पहला ऑप्शन हमारा इसका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी ओर बढ़ते हैं। सवाल है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? सर्वाधिक उचित तरीके से पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं अभिक्षमता परीक्षण, स्क्रीनिंग द्वारा, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। जल्दी से सोचकर बताएं, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। गणित में अधिगम निर्योग्यता, सवाल को समझेंगे। अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिजेबिलिटी। निर्योग्यता शब्द जो है वह योग्यता का उल्टा है, विपरीत है, डिजेबिलिटी इसको कहेंगे। तो अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो आप लोगों को याद होगा कि डिटेल क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई बच्चा पिछड़ जाता है तो क्या होता है, आकलन हम लोग किस प्रकार का करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आकलन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार को याद करने के आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, फोर सम डाई, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक, यानी कि निदानात्मक परीक्षण। डायग्नोस्टिक परीक्षण जो होता है वो निदानात्मक परीक्षण। तो अधिगम निर्योग्यता का पता लगाने के लिए, जब बालक जो है पिछड़ रहा है तो उसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे? निदानात्मक परीक्षण करेंगे। तो हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शंस हैं ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। समय शुरू होता है आपका अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लिया जाए। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन के देने के लिए। तो ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ऑप्शन 1, 2 और 4, ये तीनों एक ही कैटेगरी का है। ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण भी वही हुआ। लेकिन हमारा तीसरा जो ऑप्शन है प्रेरणा के लिए, वो सही है, क्योंकि अधिगम का आकलन प्रेरणा के लिए होता है। अधिगम का आकलन करने के बाद हमें जब पता चलता है कि बच्चों की श्रेणी क्या है, तो फिर हम उसे मोटिवेट करते हैं। यदि बच्चा पिछड़ रहा है तो उसको फिर अच्छी श्रेणी में लाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए हम उसे मोटिवेशन देते हैं, अभिप्रेरणा देते हैं। अभिप्रेरणा के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फिर अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा, अंत अभिप्रेरणा इत्यादि के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। जल्दी से बताइए।
उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लिया जाए। आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है? यह केवल एक वर्ष के अंत में लिया जाए तो उद्देश्यपूर्ण होगा। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव आ गया, ये तो बिल्कुल कट हो जाएगा। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि मिले। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को प्रतिपुष्टि शब्द का मतलब होता है फीडबैक किस दृष्टिकोण में होगा? विद्यार्थियों को फीडबैक मिलेगा कि मैंने कितना सीखा, और शिक्षकों को फीडबैक मिलेगा कि हमारे विद्यार्थी कितना सीख पाए, उनके अधिगम स्तर में कितनी वृद्धि हो पाई। तो ये सबसे सही है, सटीक ऑप्शन। चौथा ऑप्शन सही है। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल है, आकलन बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सोच लिया होगा इसका आंसर। चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। आकलन ये नहीं कहता है कि बच्चों को हम लेबल लगा दें, कैटेगरी में बांट दें, ये गलत है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, ये थोड़ा मोड़ा सही लगता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है। सीखने में सुधार का एक तरीका है, ये चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सटीक है। क्योंकि आकलन जो होगा सीखने में सुधार का एक तरीका है। यह एक बिल्कुल यहाँ जो है बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, ये जो है विस्तृत ऑप्शंस हैं। इसमें प्रतियोगात्मक भावना केवल आकलन से नहीं बल्कि अन्य सारी चीज़ों से भी होगा, मोटिवेशन से भी होगा। तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है कि सीखने में सुधार का एक तरीका है, ये करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के शिक्षण एपिसोड के आखिरी सवाल की ओर। और आखिरी सवाल है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, कैसा होता है? बहुआयामी, एकल आयामी, संकीर्ण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, बहुत ही संक्षिप्त सा छठा सवाल। उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी इस सवाल का जवाब बनाने में। विद्यालय आधारित मूल्यांकन कैसा होता है? तो डिटेल क्लास में आप लोगों को बिल्कुल बताया गया था इस चीज़ को कि विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है वह बहुआयामी होता है, और यह बच्चों के अधिगम स्तर के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के आकलन का भी एक बेहतरीन तरीका होता है। क्योंकि विद्यालय को पता है कि उसके बच्चे कैसे हैं, और विद्यालय आधारित जो आकलन होता है वह बच्चों के शैक्षिक अधिगम के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों पर भी आधारित होता है। तो चलिए आज का यह शिक्षण एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन इस एपिसोड के प्रारंभ में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि सीटेट की परीक्षा कब से प्रारंभ हुई और क्यों प्रारंभ हुई। तो यदि आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो हमारे इंट्रोडक्शन क्लास को आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने सीटेट के बारे में पूरा डिटेल बताया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सीटेट की परीक्षा वर्ष 2011 से शुरू हुई, और इसके शुरू होने के पीछे RTE एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लागू होना है। क्योंकि 2009 RTE एक्ट के लागू होने के बाद, चूँकि यह RTE एक्ट 2009 जो है वो अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, और उसके बाद शिक्षक बनने के लिए एक जो न्यूनतम पात्रता होती है वह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा को रखा गया, और केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती हेतु केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन वर्ष 2011 से शुरू किया गया। वर्ष 2011 से ही अन्य राज्यों में भी, जिन राज्यों ने इस चीज़ को अपनाया, तो उन राज्यों ने भी TET की परीक्षा अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुरुआत की। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।